हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हमने लास्ट पीरियड में हीटिंग इफेक्ट और उसके रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ लिया था। उसमें कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि फ्यूज़ वाला टॉपिक जो उसको थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर दीजिए, वो टॉपिक उतने अच्छे से समझ में नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ, पहले फ्यूज़ को थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ और उसके बाद में इलेक्ट्रिक पावर वाले कंसेप्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में हमने लास्ट पीरियड में फ्यूज़ के बारे में थोड़ा समझा था। फ्यूज़ क्या होता है तो मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे घर के अंदर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आ जाती है। कौन सी कंडीशन मैंने बोला था आपको? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब कुछ नहीं, फेज और न्यूट्रल डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके ऊपर आपको पता है कि सभी वायर जो है वो इंसुलेटेड होता है, उसके ऊपर रबर का या फिर प्लास्टिक का कवर होता है। सही है। अगर ये कवर किसी कारणवश कट जाता है, जैसे किसी चूहे ने काट के उसको खराब कर दिया उस कवर को, या फिर कभी हीट अप होने के कारण या किसी भी कारणवश अगर ये इंसुलेशन कट हो जाता है और दोनों वायर एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उस केस में मैंने आपको समझाया था कि करंट की वैल्यू जो है वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने उसको सॉल्व करके भी देखा था, लगभग इन्फिनिटी के आसपास का करंट आ रहा था। एक्चुअल में इसकी वैल्यू देखोगे तो लगभग 10 to 15 टाइम्स करंट जो है वो ज़्यादा होता है नॉर्मल वैल्यू से। मतलब 1 एम्पेयर का करंट अगर जाने वाला है तो उसकी जगह पे ये 10 to 15 टाइम्स, मतलब 10 to 15 एम्पेयर्स का करंट भी उसमें जा सकता है। समझ में आया? तो उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में करंट होता है। आपको पता है कि हर एक कंडक्टर के अंदर से जब भी करंट फ्लो होता है, क्या होता है? करंट जब भी फ्लो होता है तो उसमें हीटिंग इफेक्ट आता है। हमने देखा लास्ट पीरियड के अंदर, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हीटिंग इफेक्ट होगा। हीट का हमने फॉर्मूला भी देखा था, H इज इक्वल टू क्या होता था? आई स्क्वायर आर टी। मतलब मैं यहाँ से एक बात समझ रहा हूँ कि करंट जितना बढ़ते जाएगा उतनी ही हीट बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है? करंट 1 एम्पेयर का है तो उस हिसाब से हीट बढ़ेगी। 2 एम्पेयर है तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 है तो 3 का स्क्वायर मतलब 9। मतलब करंट की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना ही हीट क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है आपको? अभी यहाँ पे मैंने वही बात आपको समझाई कि जब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आ जाती है तो करंट 10 to 15 टाइम्स या फिर इन्फिनिटी, मतलब इतना ज़्यादा करंट होता है, तो उतना करंट अगर मेरे वायर में से फ्लो करेगा तो उतना ही हीट ज़्यादा होगा, क्योंकि हीट का फॉर्मूला ही आई स्क्वायर आर टी है। करंट की वैल्यू बढ़ रही है मतलब हीट क्या हो रहा है? और ज़्यादा हो रहा है। और अगर इतनी ज़्यादा हीट हमारे अप्लायंसेस में जाती है, मतलब हमारे रेफ्रिजरेटर में जा रही है, उतनी हीट हमारे टीवी के अंदर जा रही है, उतनी हीट हमारे कंप्यूटर में जा रही है, आपके घर पे अलग अलग जो अप्लायंसेस आपने लगा के रखे हैं उसके अंदर वो हीट जा रही है, तो क्या होंगे? आपके अप्लायंसेस जल जाएंगे। हो सकता है ना, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी की हीट हीटअप हो रहा था, अभी हीट होते होते वो जल ही गया। ऐसा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फ्यूज। ठीक है। अभी फ्यूज क्या है? तो फ्यूज कुछ नहीं, आपने घर पे आपने देखा होगा, किटकैट फ्यूज आपने घर पे देखा होगा। उसको अगर अंदर से ओपन करके देखोगे तो इस तरह से कुछ होता है, एक कंडक्टर दूसरा कंडक्टर, ठीक है, और इसके बीच में हम लोग वायर लगाते हैं। ठीक है, ये वायर हम लोग लगाते हैं, पतला सा वायर होता है। ये वायर हमने किस लिए लगाया? देखो मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया है, ये पावर सप्लाई, मतलब जहाँ पे आपका जो मीटर होता है ना, मीटर, वो आपका समझ लो पावर सप्लाई, वहां से करंट हमारे घर के अप्लायंसेस में आने वाला है। बट उससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं? फ्यूज। ठीक है, तो घर में जो भी अप्लायंसेस है उनको करंट चाहिए, वो किसके थ्रू आएगा? फ्यूज के थ्रू आएगा। ये मेरा फ्यूज है। फ्यूज के अंदर समझ लो मैंने कोई कॉपर का वायर लगा के रखा हुआ है, या फिर आप एल्यूमिनियम का वायर भी लगा सकते हो। अलॉय ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। कॉपर का लगा है, एल्यूमिनियम का लगा है, पर एकदम पतला सा वायर हम लोग यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा? जो भी आप मेटल यूज़ करो उसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होना चाहिए उसको थोड़ा समझो। पावर सप्लाई यहाँ से आ रहा है हमारे सर्किट के अंदर, फ्यूज के थ्रू हमारे घर में अप्लायंसेस को करंट मिल रहा है। ठीक है, नॉर्मल केस में हमारे समझ लो घर के अप्लायंसेस को 10 एम्पियर से लेके तो 15 एम्पियर तक का करंट लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। अगर आप नॉर्मल केस की बात करो तो 10 एम्पियर से लेके 15 एम्पियर तक का करंट फ्लो हो सकता है, और अप्लायंसेस को कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से वो चलेंगे। बट क्या हो रहा है, जब पावर सप्लाई आप फ्यूज की तरफ थ्रू दे रहे हो तो 10 एम्पियर 15 एम्पियर का करंट फ्यूज जो है आराम से ट्रैवल करते लेके जाएगा। मतलब यहाँ पे मैंने जो ये पतला सा वायर लगाया, ये वायर इतने करंट को जाने देगा, 10 एम्पियर 15 एम्पियर के करंट को। ठीक है, हीटअप तो होगा, ये गर्म तो होगा, बट जलेगा नहीं। ठीक है, बट जब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो जाएगी, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब समझ लो 50 एम्पियर करंट हो चुका है,
या फिर 100 एम्पियर तक करंट की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी का करंट ये पतला सा वायर तो नहीं ले पाएगा। समझ में आ रहा है आपको? जब 10 to 15 एम्पियर करंट था तो ये इस वायर से पास हो रहा था, बट जब वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई 50 एम्पियर 100 एम्पियर, तो उसके कारण हीटिंग इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। हमने अभी देखा हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर से, है ना। तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी का अगर आपका करंट वहाँ से ट्रेवल होगा तो उतनी ही हीट ज़्यादा होगी, और उतनी हीट अगर इस वायर से जाएगी तो ये वायर जल जाएगा। समझ में आया आपको? और अगर वायर यहाँ पे जल गया मतलब सर्किट ब्रेक हो गया, यहाँ से करंट सामने जाएगा ही नहीं, और करंट सामने नहीं जाएगा तो आपके अप्लायंसेस सेफली बचे रहेंगे। समझ में आया आपको? तो उस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपके अप्लायंसेस को बचा सकते हो बीच में फ्यूज लगा के। अगर ये फ्यूज नहीं होता तो उतनी क्वांटिटी का करंट सीधा आपके अप्लायंसेस में जाता, फ्यूज ना जलते हुए क्या जलता, आपका अप्लायंसेस जल जाता। आया समझ में? तो इस तरह से आप फ्यूज का यूज करते हो अप्लायंसेस को बचाने के लिए। तो आई होप आपको अभी ये टॉपिक समझ में आ चुका है। फिर भी दिक्कत जाती है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इलेक्ट्रिक पावर। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? तो हमने इससे पहले भी पढ़ा है, पावर इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज का करंट के साथ अब अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो तो वही हमारा क्या होता है, पावर होता है। पावर के लिए और फॉर्मूले क्या बन सकते हैं, V इंटू आई। तो V जो है वोल्टेज को हम लोग जो आपने ओहम्स लॉ पढ़ा है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। वहां से अगर मैं इसमें वैल्यूज पुटअप करूं, V की जगह पे मैं अगर IR लिखूं और मल्टीप्लाई बाय I, मतलब ये क्या हुआ, I स्क्वायर R, है ना। तो I स्क्वायर R, ये भी आप फॉर्मूला ले सकते हो पावर के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं I की वैल्यू V के फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, V बाय R होगा ये, ठीक है। अगर V बाय R इसमें पुट करता हूं तो क्या होगा, देखो V इंटू आई। तो आई की जगह पे क्या लिखना है मुझे, V बाय आर। तो V इंटू V बाय आर, तो ये क्या हो गया, V स्क्वायर बाय आर, है ना। तो इस तरह से आप पावर के 3 अलग अलग फॉर्मूले यहाँ पे फॉर्म कर सकते हो, और इन फॉर्मूले का हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। पावर का अगर आपको यूनिट पूछा जाए तो पावर का यूनिट कैसे निकालोगे, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर, इस तरह से आप यूनिट लिख सकते हो पावर का। क्या यूनिट लिखना है हमें, वोल्ट एम्पियर। और इसी वोल्ट एम्पियर को हमने एक नेम दिया हुआ है वैट। क्या नाम दिया हुआ है हमने इसको, वैट। तो आप वोल्ट एम्पियर भी लिख सकते हो या फिर आप वैट भी लिख सकते हो, दोनों चीजें सेम ही है। समझ में आया आपको? तो पावर का यूनिट क्या हुआ हमारा, वोल्ट एम्पियर या फिर वैट। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या देखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब क्या, पावर क्या होता है, स्पीड ऑफ डूइंग वर्क, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर स्पीड ऑफ डूइंग वर्क, इसी को आप क्या बोलते हो, पावर। बट ये वर्क कितने टाइम के लिए किया उसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगी, एनर्जी। मतलब एनर्जी क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्या होता है एनर्जी, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यूनिट क्या होगा, तो हम लोग पावर को वैट में मेजर करते हैं। अगर इसको किलो वैट में मेजर कर दिया जाए तो वो भी चलेगा। ये आपका क्या है, किलो वैट। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में अगर पावर है तो उसको आप किस में मेजर करोगे, किलो वैट में। तो एनर्जी को कैसे निकालना है, किलोवाट, और टाइम को हम किस में लेंगे, आवर के अंदर। इसमें सेकंड में आपको टाइम नहीं लेना है, क्योंकि सेकंड में लोगे तो वो क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उतनी हमें नहीं चाहिए। हम लोग आवर में उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किलोवाट आवर ये हमारा यूनिट होता है एनर्जी को मेजर करने का। और किलोवाट आवर को ही हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, यूनिट। आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे घर में इस महीने में 100 यूनिट का इलेक्ट्रिक कंजम्पशन हुआ है। अगर समर सीजन है तो हम बोलते हैं कि 200 यूनिट कंजम्पशन हो गया। तो ये यूनिट मतलब कुछ नहीं है, इसी को आप क्या बोलते हो, किलोवाट आवर। आया समझ में? तो देखो अभी 1 किलोवाट आवर की वैल्यू क्या होगी, अगर ऐसा आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट मतलब 1000 वैट, और आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी वैल्यू आएंगी 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। तो एनर्जी को हम लोग किस में मेजर करते हैं, जूल में। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। इसके ऊपर बेसिक कुछ सिंपल दो न्यूमेरिकल हमें दिए हुए हैं, इनको समझ लेते हैं, फिर आप एक्सरसाइज में सभी अलग अलग क्वेश्चंस को काफी आराम से सॉल्व कर पाओ। तो देखो यहाँ पे
एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। इसने बोला है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब को हम 220 वोल्ट जनरेटर के साथ कनेक्ट करते हैं और करंट कितनी है 0.5 एम्पियर की। तो व्हाट इज द पावर? तो पावर का फॉर्मूला हमने अभी देखा, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। वोल्टेज भी डायरेक्टली दिया हुआ है और करंट भी दिया है। सिर्फ यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है कि वोल्टेज जो है वो V में ही होना चाहिए, मिली वोल्ट या फिर मेगा वोल्ट इस तरह की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये तो हमेशा वोल्ट में ही होता है, पर ये एम्पियर की वैल्यू के ऊपर हमेशा ध्यान देना है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मिली एम्पियर कभी कभी लिखा होता है ना, तो ये आपको ध्यान देना है, ये एम्पियर में ही होना चाहिए। अगर मिली एम्पियर दिया है तो उसको पहले एम्पियर में आप कन्वर्ट करोगे, बट यहाँ पे तो दोनों ही वैल्यू नॉर्मली दी हुई है, तो मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा 220 इंटू 0.5। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 110 वाट। अगर इसको किलोवाट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 110 को 1000 से डिवाइड कर दो, जो आपका आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा किलोवाट के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 12.3। देखो, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वैट। रेफ्रिजरेटर का पावर आपको दिया है कितना 400 वैट, और ये 8 आवर्स के लिए हर दिन चलता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट द रेट ऑफ 3 पर किलोवाट आवर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टोटल यूनिट कंजम्पशन निकाल लेंगे, मतलब यूनिट के अंदर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालना है, यहीं पे सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। रेफ्रिजरेटर कितने वैट का है 400 वैट, तो मैं इसमें यूनिट में इसका कंजम्पशन निकालता हूँ, या फिर किलोवाट आवर आप उसको बोल सकते हो। तो ये है हमारा 400 वैट पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम मैंने बोला था, तो 400 इंटू 8 किलोवाट आवर पर डे। मैं क्या निकाल रहा हूँ पर डे, तो ये कितना हो जाएगा 3200 किलोवाट आवर आप बोल सकते हो। ठीक है ना, ये क्या निकला हमारा वैट आवर, क्या निकला हमारा ये वैट आवर। क्यों? क्योंकि ये मैंने वैल्यू किस में ली हुई है, वैट में ली है। अगर इसको किलोवाट आवर में निकालना है, अभी मैं इसको निकालता हूँ किलोवाट आवर में, तो 3200 को आप क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इससे पहले बताया था मैंने आपको। इसको सॉल्व कर दो, 0 0 यहाँ से कैंसिल, 0 0 यहाँ से कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी है हमारी 3.2 किलोवाट आवर, मतलब 3.2 यूनिट इतना कंजम्पशन होगा एक दिन के अंदर। समझ में आएगा आपको? सबसे पहले मैंने वैल्यू वैट आवर में निकाली, तो वैट में वैल्यू दी थी, आवर से उसको मल्टीप्लाई किया, तो ये निकला वैट आवर। वैट आवर को हम कन्वर्ट किस में करेंगे, किलोवाट आवर में, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, हमें इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए। तो किलोवाट आवर में निकालोगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर को 1000 से डिवाइड कर देना। आपका आंसर आया 3.2। 3.2 किलोवाट आवर का ही मतलब क्या होता है, 3.2 यूनिट होता है। ठीक है ना, अभी हर एक यूनिट का आपको रेट दिया हुआ है कितना, 3 रुपए, और ये तो हो गया एक दिन का कंजम्पशन। हमें कितने दिन का निकालना है 30 डेज का, तो इन मंथ आप बोल सकते हो, इन मंथ कंजम्पशन कितना हुआ, तो ये होगा हमारा 30 मल्टीप्लाई बाय 3.2। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन दिया होगा, देख लेता हूं मैं। तो 30 डेज के लिए हमने जब किया उसको मल्टीप्लाई 3.2 को, तो आपका वैल्यू जो है वो इतना आएगा, कितना 36 किलोवाट आवर। इसने अलग तरीके से किया है, हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो हमने सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू कितनी आएंगी यहाँ पे 96 किलोवाट आवर। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है हमारी 96 किलोवाट आवर। तो 96 किलोवाट आवर का मतलब कितना हुआ 96 यूनिट इतना कंजम्पशन हुआ है, और हर एक यूनिट का रेट कितना है 3 रुपीज। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, कॉस्ट निकालते समय आपको कुछ नहीं करना है, 96 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। ठीक है, 96 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 288 रुपीज। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमने सिर्फ एग्जाम्पल में एक ही अप्लायंसेस के बारे में देखा है, रेफ्रिजरेटर, है ना, बट कभी कभी हो सकता है आपको 2-3 अलग अलग अप्लायंसेस दे दे, है ना, तो वो भी एक मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ। जैसे उसने बोल दिया कि आपके घर में आप कोई फैन चला रहे हो, और उस फैन का जो पावर कंजम्पशन होता है P1, मतलब उसको मैंने पहला एग्जाम्पल ले लिया P1, ये उसने बोल दिया कि 40 वैट का फैन है आपके पास। एक बल्ब है, वो जो है वो 30 वैट का पावर कंजम्पशन करता है। एक रेफ्रिजरेटर है जो 100 वैट का पावर कंजम्पशन करता है। ये चल रहा है 3 घंटे के लिए, ये चल रहा है 2 घंटे के लिए, और ये चल रहा है आपका 24 घंटों के लिए। तो इस तरह से अगर आप एक दिन में कंजम्पशन करते हो तो 30 डेज का कंजम्पशन कितना होगा, तो कुछ करना है आपको, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, वो निकलेगा आपका वैट आवर में, बाद में उसको कन्वर्ट करना है किलोवाट आवर में, और अगर फिर से वही 3 रुपीज यूनिट के हिसाब से अगर आपको रेट निकालना है तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया ना, मतलब जितने अप्लायंसेस होंगे उन सबके लिए आपको अलग अलग से सॉल्व करना है, और बाद में उसकी एडिशन करके किलोवाट आवर में कन्वर्ट करो,
और यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। एक्सरसाइज में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए, आपने एक्सरसाइज को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है मेरे हिसाब से। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट रहते हैं तो आप चेक कर लो, है ना। और बाकी भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इनकी प्रैक्टिस आप करके देखो इस तरह के, ठीक है। ये भी जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले देखा था उसके जैसा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। थैंक यू।